या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि शोन इन द फिगर इज ए सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज ए थिकनेस टी, यानी उसका जो थिकनेस है वो टी है एंड रेसिस्टिविटी जो है वो रो है। इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। इफ वोल्टेज V नोट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड, अ current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and the outer surface due to purely kinetic effect of moving electron वगैरह वगैरह। तो इसके corresponding हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जेईई एडवांस 2020 का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन करंट को लेकर के कि इस रास्ते पर करंट कितना होगा ये पता करना है अपने को। तो इसके लिए अगर हमें करंट पता करना है तो वोल्टेज वी नोट अगर पता है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे एलिमेंट का हमें रेसिस्टेंस चाहिए होगा। अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। तो ये एलिमेंट हमारा कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा और ऐसा कुछ। इस एलिमेंट का जो रेडियस है, इस रेडियस को अपन x मान लेते हैं और इसकी जो ये वाली मोटाई है इसको हम dx मान लेते हैं और इसका भी जो थिकनेस होगा, थिकनेस यानी अगर हम इसका जो ये थिकनेस देखें तो ये थिकनेस इसका t दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस एलिमेंट का भी थिकनेस हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट के रेसिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो ये रेसिस्टेंस होगा जिसको हम डी आर कह सकते हैं, ये हो जाएगा रो इंटू एल। एल का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, जिसको कि हम कह सकते हैं पाई इंटू एक्स हो जाएगा और अपॉन एरिया करना पड़ेगा। तो एरिया इसका जो आएगा वो आएगा कितना, इसका ब्रेथ हो जाएगा dx। और कहने का मतलब ये, अगर आप एलिमेंट को देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ यूं दिखेगा जिसका थिकनेस t है और ये जो मोटाई है वो dx है ना। तो कुल मिलाकर के एरिया की जगह पर हम dx इंटू टी कह सकते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा dr। अब ये जो सारे एलिमेंट, इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट लिए जा सकते हैं, तो ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr का मतलब हो जाएगा रो पाई एक्स अपॉन में dx इंटू टी। और इसको हम पूरे को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू टी अपॉन में रो पाई एक्स हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, तो हमारा लिमिट हो जाएगा R1 से लेकर के R2 तक का। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर t बाय रो पाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और 1/x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log ऑफ x हो जाएगा, जिसकी लिमिट जो होगी वो R2 से लेकर के R1 तक होगी। तो हम कह सकते हैं हमारा 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, तो t बाय रो पाई और ये हो जाएगा log ऑफ R1 से R2 तक होना चाहिए लिमिट, R1 से लेकर के R2। तो हम इसको R2 अपॉन R1 कह सकते हैं ऐसा। यानी कि हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के बराबर, तो रो पाई अपॉन में T इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा R2/R1 के बराबर। ये हमारा आ गया R इक्विवेलेंट। अब जब R इक्विवेलेंट आ गया और अपने को करंट पता करना है तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V नोट बाय हम क्या कर देंगे, R इक्विवेलेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा V नोट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह रो पाई अपॉन में हम T इंटू लॉग ऑफ R2/R1 कर देते हैं। तो ये पूरा टर्म नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा I जो हो जाएगा वो V नोट इंटू टी इंटू लॉग ऑफ R2/R1 अपॉन में रो पाई हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हमारा आ जाएगा। तो अगर हम मिलाते हैं इसको अपने ऑप्शन से तो क्या हमारा करंट इतना है, तो करंट को अगर हम देखें तो देखिए हमारा आ रहा है V नोट टी लॉग ऑफ R2/R1 रो पाई। तो हमारा
अरे यार ये क्या हो रहा है, वी नोट टी रो पाई लॉग ऑफ R2/R1, यानी हमारा ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है, आई इज इक्वल टू हमारा एकदम से करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा वो तो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में बोला ये गया है कि द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं रहा। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का जब मोशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से यहाँ पर दोनों एंड पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो कहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा और कहाँ पर कम होगा, ये अपने को देखना है। तो देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का मतलब है कि उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिला होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ एक सेंटर की तरफ एक फोर्स मिला होगा जिसको अपन F कह सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ फोर्स मिला है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें डेवलप हुआ होगा वो इधर की तरफ डेवलप हुआ होगा मोशन की वजह से। तो अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारा पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा बड़ा होगा और यहाँ का पोटेंशियल छोटा होगा। तो कहने का मतलब इनर सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और आउटर सरफेस का पोटेंशियल कम होगा। तो हमारा ऑप्शन है कि द आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल देन द इनर सरफेस। नहीं, हमारा आउटर का कम होना चाहिए। सी ऑप्शन बोल रहा है द आउटर सरफेस इज एट लो, अरे ये क्या बोल दिया, द आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल। तो आउटर में तो हायर नहीं है, आउटर में हमारा कम होना चाहिए। द आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सही है हमारा, बी गलत है, फिर सी सही हो जाएगा। अब बात रही डी ऑप्शन की, तो डी को हम कैसे करेंगे, तो डी के लिए हमारा थोड़ा सा अगेन लंबा प्रोसेस चलेगा। क्या करेंगे हम, तो देखिए, हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो हमें डेल्टा वी निकालना है। तो अगर हमें डेल्टा वी निकालना है तो हमें, अभी हमने एक छोटे से एलिमेंट का देखा था कि जो रेसिस्टेंस था वो हमारा इतना है, ये डी आर की जो वैल्यू है वो है रो पाई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू टी के बराबर। तो अगर उस एलिमेंट से हम करंट देखें तो डी आई जो होगा वो डी आई कितने के बराबर होगा, तो दिस विल बी वी नोट अपॉन में डी आर के बराबर होगा। और इसको अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो डी आई आ जाएगा वो डी आई आ जाएगा कितना, डी आर की वैल्यू हमारी है रो पाई एक्स अपॉन ये वी नोट अपॉन रो पाई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू टी। ये है हमारा डी एक्स इंटू टी, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा वी नोट और इंटू हो जाएगा डी एक्स इंटू टी अपॉन में हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू एक्स। कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा डी आई का वैल्यू, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पर ये तो हमारा आ गया डी आई का वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक और होता है क्या, कि अगर हम करंट का एक इक्वेशन देखें तो I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। तो यहाँ से अगर हम डी आई लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एन ई ए का मतलब हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स इंटू टी, और वी डी को हम थोड़ी देर के लिए वी लिख लेते हैं। तो हमारे पास डी आई का एक इक्वेशन ये भी आ जाता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं कि एन ई इंटू डी एक्स इंटू टी इंटू वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट इंटू डी एक्स इंटू टी अपॉन में रो पाई इंटू एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। डी एक्स से डी एक्स को अपन कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारी जो ये वेलोसिटी यहाँ पर टी से टी भी कैंसिल हो सकता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में रो पाई एक्स इंटू एन ई के बराबर हो जाएगा। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन की ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो हम कह सकते हैं कि इसी वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा। तो हम कह सकते हैं बेसिकली
एम वी स्क्वायर अपॉन में कितना, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दिस इज इक्वल टू बेसिकली Q इंटू ई के बराबर, यानी E इंटू ई के इक्वल कह सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू ई बाय एम इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा वी स्क्वायर इतना आ रहा है तो वी स्क्वायर तो बेसिकली इस नंबर के बराबर है। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि वी नोट अपॉन में रो पाई एक्स इंटू एन ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू एक्स कहा जा सकता है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर अपॉन में रो पाई एक्स इंटू एन ई, और अगर हम इधर से भी ई को ले आए तो ई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, और इस पर रो स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और इस x को भी हम इधर ले करके आ जाएंगे तो एक और x नीचे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई के बराबर होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम इंटू वी नोट स्क्वायर अपॉन में आ गया क्या, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एन स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर हमें डेल्टा वी निकालना है तो वी नो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा वी इज इक्वल टू देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एम वी नोट का स्क्वायर अपॉन में हमारा रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स क्यूब एन स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि डेल्टा वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के आएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू देखें, आई जो हमने कैलकुलेट किया था, तो आई भी जो था वो वी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हमें पता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली डेल्टा वी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा आई स्क्वायर के। तो इस हिसाब से हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें बोला गया डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये बात भी हमारी सही हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सी एंड डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो